हाय एवरीवन, बात करते हैं 3 बिल की जो अभी पार्लियामेंट में लोकसभा में पास हो गया है और संभव है कि इस सेशन में वो पास हो जाए। तो ये तीनों बिल काफ़ी न्यूज़ में हैं क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इस तीनों बिल को प्रेजेंट किया है और ये तीनों बिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हमारे फ्यूचर को चेंज कर सकता है। तो तीनों बिल के बारे में जानते हैं। जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल है वो है भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 जो कि रिप्लेस करने वाला है आईपीसी एक्ट 1860 को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है भारतीय न्याय संहिता बिल। उसके अलावा दूसरे बिल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है भारतीय साक्ष्य बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल। ये तीनों बिल 2023 में पार्लियामेंट के विंटर सेशन में लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो चुका है और वहां वो पास भी हो चुका है। तो चलिए जानते हैं ये तीनों बिल के बारे में। सबसे पहले तो भारतीय न्याय संहिता बिल जिसने रिप्लेस करेगा इंडियन पैनल कोड 1860 का बिल। आईपीसी एक्ट 1960 को रिप्लेस करने वाला है भारतीय न्याय संहिता बिल। ये तीनों बिल क्यों लाया गया है? क्योंकि जो भी पुराने बिल थे वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के जो कॉलोनियल रूल है उसको साबित करते हैं। ऐसे में ये 3 बिल बहुत सारी बदलाव लेकर आएगा। जैसा कि भारतीय न्याय संहिता बिल रिप्लेस कर रहा है इंडियन पैनल कोड 1860, जिसके अंतर्गत अपा एक्ट में टेररिस्ट एक्ट को अडॉप्ट किया गया है। तो देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले तो ये जो बिल है वो टेररिस्ट एक्ट को अडॉप्ट कर रहा है, यानी कि इस बिल में पहली बार जो कि एक जनरल लॉ बिल है उसमें टेररिज्म को लाया गया है। और इसमें जैसा कि बहुत पिछले साल 2022 में अपा एक्ट में टेररिस्ट एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, इसी टर्म को इस बिल में डाला गया है। देखते हैं क्या है टेररिस्ट एक्ट। तो देखिए टेररिज्म जो एक बहुत बड़ी समस्या है और आज से पहले किसी भी टेररिस्ट ग्रुप जो होते थे उनको ही किसी भी पार्टिकुलर पार्टी या ग्रुप को टेररिज्म में रखा जाता था और उन्हें उस टर्म में पनिशमेंट दिया जाता था। पहली बार अपा एक्ट में टेररिस्ट एक्ट लाया गया जिसके अंतर्गत किसी पार्टिकुलर पार्टी या ग्रुप को नहीं, एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट घोषित करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, तो ये पहला एक ऐसा लॉ था जिसमें टेररिज्म ग्रुप को नहीं डिनोट करेगा, वो किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल को टेररिस्ट घोषित कर सकता है। और इसी क्राइटेरिया को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है भारतीय न्याय संहिता बिल में। उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रखा गया है, जो भी स्मगलिंग करता है, काउंटरफिट करता है इंडियन पेपर करेंसी को, उसे पनिशमेंट मिलेगा। अभी तक क्या था, अभी तक हाई क्वालिटी पेपर करेंसी काउंटरफिट को ही माना जा रहा था स्मगलिंग, यानी कि अगर बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई स्टैंडर्ड पेपर करेंसी है, जैसे मान लीजिए 500 रुपये का नोट है वो काउंटरफिट किया जा रहा है या फिर कह सकते हैं स्मगल किया जा रहा है, तो ऐसे नोट को ही रोका जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इस बिल के अंतर्गत कोई भी करेंसी नोट, चाहे वो 2 रुपये का हो, 5 रुपये का हो, 10 रुपये का हो, अगर उसकी भी स्मगलिंग की जा रही है मार्केट में तो वो भी पनिशेबल है। ये आईपीसी के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि भारतीय न्याय संहिता बिल में रखा गया है। ये तीनों नाम इंडियन नेम दिया गया है, हिंदी नेम दिया गया है ताकि आसानी से लोगों को समझ में आए। भारतीय न्याय संहिता बिल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि टेररिज्म के डेफिनेशन को चेंज किया गया है, टेररिस्ट एक्ट डाला गया है पहली बार आईपीसी में। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्मगलिंग अगर करते हैं काउंटरफिट इंडियन पेपर करेंसी की तो पनिशमेंट मिलेगा। और अगर कोई भी, एक बहुत ही अच्छा टर्म यूज किया गया है, क्रुएलिटी अगेंस्ट वीमेन। अगर क्रुएलिटी अगेंस्ट वीमेन किया जाता है तो ऐसे में रिलेटिव के द्वारा या हस्बैंड के द्वारा, तो ऐसे में उस इंसान को 2 साल जेल टर्म, 3 साल का जेल टर्म मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीज़ों को इंपॉर्टेंस दिया गया है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला तो टेररिस्ट एक्ट को इंक्लूड किया गया है, दूसरा जो स्मगलिंग होता है इंडियन पेपर करेंसी का उसे रोका गया है, और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है 3 साल का जेल टर्म मिलेगा अगर कोई भी विमेन के अगेंस्ट क्रूएलिटी करता है, उसका रिलेटिव या उसके हस्बैंड। ठीक है, तो ये है भारतीय न्याय संहिता बिल। उसके अलावा भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि भारतीय न्याय संहिता बिल में एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन रखा गया है, सेक्शन 73 ऐड किया गया है, जिसके अंतर्गत क्या होगा, अगर कोई भी रेप केस या कोई क्राइम होता है रेप रिलेटेड, तो ऐसे केसेस को अगर कोई भी प्रिंटिंग मीडिया उनको, अगर प्रेस मीडिया कोई भी अगर उनको इंक्लूड करता है और उसे दिखाता है बेकार तरीके से या सही तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं देता है, तो ऐसे में उस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट क्या होगा, एक्शन लिया जाएगा। ये बात आईपीसी में यानी कि भारतीय न्याय संहिता बिल में कहा गया है। ठीक है,
और ऐसे कंडीशन में उस इंसान पे 2 साल का जेल टर्म होगा और कुछ पैसे भी देने होंगे। ये न्यूली एडिड किया गया है 73 सेक्शन में, जिसके अंतर्गत प्रिंट या पब्लिश कोई भी मैटर करता है रेप या सेक्सुअल असॉल्ट केसेस में कुछ भी नहीं लिख सकते न्यूज़पेपर में। अगर आप लिखते हो तो सजा मिलेगी 2 साल की। ये बात कही गई है भारतीय न्याय संहिता बिल में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय न्याय संहिता बिल में अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखी गई, काफ़ी न्यूज़ में है, वो है मेंटल इलनेस। जो वर्ड है उसको चेंज कर दिया गया है और उसके स्थान पे होगा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, यानी कि कुछ टर्म्स में बदलाव किए गए हैं। जैसे कि आपने पहले देखा कि टेररिस्ट एक्ट टर्म ऐड किया गया है, ठीक है, ये आपने देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो उसमें और भी टर्म्स रिप्लेस किए गए हैं, जैसे मेंटल इलनेस को अब कहा जाएगा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। उसके अलावा मॉब लिंचिंग को एक पनिशमेंट दिया गया है, काफ़ी मिनिमम पनिशमेंट फॉर मॉब लिंचिंग। अभी तक मॉब लिंचिंग पे कोई खास कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन इस बिल के अंतर्गत अब कार्रवाई होगी मॉब लिंचिंग पे, तो ये एक अच्छी बात है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताया गया है, वो है पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम को रीडिफाइन किया गया है। यानी जो छोटी मोटी चोरियाँ होती है या फिर जो भी छोटे मोटे क्राइम होते हैं, उनको प्रॉपर्ली बताया गया है कि ये छोटे मोटे क्राइम तो है, लेकिन इसकी जानकारी भी होनी जरूरी है। तो भारतीय न्याय संहिता बिल में कुछ चेंजेस किए गए हैं, वो हमने अभी देखा। आगे हम देखते हैं भारतीय साक्ष्य बिल। देखिए, भारतीय साक्ष्य बिल यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट को चेंज किया गया है, जो कि 1872 का बिल था, उसे बदल के भारतीय साक्ष्य बिल रखा गया है। चलिए जानते हैं भारतीय साक्ष्य बिल में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें ये बताया गया है कि क्या एविडेंस है, ठीक है। तो एविडेंस में क्या इंक्लूड किया गया है, इसमें पुलिस जो है वो किसी भी इंसान को अगर पकड़ती है, ठीक है, तो उस इंसान को 24 घंटे के अंदर पेश किया जाएगा मजिस्ट्रेट के पास। ये स्ट्रिक्ट वे में बताया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है जो कि इस बिल में लाया गया है, भारतीय साक्ष्य बिल। उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा गया है, क्योंकि आज का जो टाइम है वो डिजिटल मीडिया टाइम है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं वीडियो, ऑडियो, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो उसे एविडेंस की तरह भी लोग यूज़ करेंगे। और ऐसे में एक प्रॉपर ऑथेंटिकेशन चाहिए कि क्या वो एविडेंस सही है, गलत है। तो पूरी तरह से इस बिल में, क्योंकि ये 2023 में बिल आया है, तो इसलिए इस बिल में एविडेंस को इम्पोर्टेंस दिया गया है, यानी कि जो डिजिटल एविडेंस है, ई एविडेंस है, उनको ऑथेंटिकेशन दिया गया है, उनको एक्सेप्ट किया गया है, उनको वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए भारतीय साक्ष्य बिल भी इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या देखा भारतीय साक्ष्य बिल में क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि 1872 में आया था, उसे रिप्लेस करता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बिल किसको रिप्लेस कर रहा है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस कर रहा है। इसके अंतर्गत क्या प्रोविजन लिए गए हैं, तो सबसे पहले तो जो भी इंसान अगर कोई क्राइम करता है तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश किया जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट रखा गया है, जो भी कानून सोशल मीडिया, जो भी एविडेंस ऑडियो और वीडियो के फॉर्म में है, उनको भी एविडेंस माना जाएगा और उसका प्रॉपर ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल, ये तीसरा बिल है और ये रिप्लेस कर रहा है क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1898 को, ठीक है। तो कौन सा रिप्लेस कर रहा है, 1898 को रिप्लेस कर रहा है क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1898। अभी तक हम लोगों ने 3 बिल देखा, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। भारतीय संहिता बिल, ये किसे रिप्लेस कर रहा था, आईपीसी एक्ट 1860 को। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, भारतीय साक्ष्य बिल, जो कि रिप्लेस कर रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। और ये तीसरा बिल है जिसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल, ये रिप्लेस कर रहा है क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 बिल, 1898 एक्ट को, ठीक है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल जो है वो रिप्लेस कर रहा है क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। ये जो नागरिक सुरक्षा बिल है, इससे क्या होगा, जो नागरिक है यानी आम व्यक्ति है, जो सिटीजन है, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये बिल लाया गया है। तो क्योंकि उनके प्रोटेक्शन के लिए लाया गया है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लाए गए हैं, जैसे मॉब लिंचिंग जैसे जो अपराध है उसमें भारी सजा मिलेगी और उसे डेथ पेनाल्टी तक ले लिया गया है। रेप केसेस जो कि बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में भी होते हैं, ऐसे में उस सिचुएशन को भी एक पनिशेबल बताया गया है। और रेप केसेस में अगर कोई पकड़ाता है तो उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि जीवन भर कैद की सजा भी सुनाई जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव किए गए हैं। साथ में इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ किया गया है जिसका नाम है कम्युनिटी सर्विस। जी हाँ, अब कुछ ऐसे सजा होंगी जैसे कि छोटी मोटी चोरियाँ होती हैं, तो ऐसे में पूरी जो कम्युनिटी है ना वो सजा दे सकती है, इस बात को यहाँ पर रखा गया है। उसके अलावा भी अगर कोई सुसाइड करता है तो उसे सजा कौन देगा, सजा जो सुसाइड करेगा, उसे उसने गलती की है तो उसे पब्लिक ही सजा देगी, ठीक है। तो मतलब वो
जिस तरह का लाइफ जिएगा तो वो खुद एक सजग के लाइफ में जिएगा, तो ये कम्युनिटी सर्विस कहलाता है। तो कुछ ऐसे भी कानून बनाए गए ताकि लोग जो है वो थोड़े आइसोलेट हो और खुद सज़ा भुगतने, घर पे ही सज़ा भुगते, तो इसके लिए कम्युनिटी सर्विस रखा गया है। उसके अलावा अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जो है वो इलीगल तरीके में पाया जाता है, ट्रेड में पाया जाता है, चोरी करता है, 5,000 से कम की चोरी को पेटी ऑफेंस बताया गया है। पेटी ऑफेंस यानी छोटी-मोटी चोरी, और उसमें कम्युनिटी सर्विस ही सज़ा देगी। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बदलाव किए गए हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल में, जो कि माननीय हैं। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बार-बार उल्लेख में आ रहा है, ये कि क्या ये बिल अच्छा है? क्या ये बिल बुरा है? कैसा है ये बिल? तो देखिए, अगर हम बिल की बात करें ना, तो इस बिल में सब कुछ है, लेकिन कुछ नहीं भी है। जैसे कि इस बिल में सेक्शन 377 का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर आपको याद है, अभी हाल में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था सेक्शन 377, जिसके अंतर्गत क्या होता है, ट्रांसजेंडर मैरिज की बात की जा रही है। जो ट्रांसजेंडर है, उनको अलाउ तो कर दिया गया है सोसाइटी में। सुप्रीम कोर्ट ने खुद अलाउ किया है कि ऐसे भी कंडीशन होते हैं और इसे सोसाइटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन जो ट्रांसजेंडर मैरिज होता है, यानी लड़के-लड़के में शादी, लड़कियाँ-लड़कियाँ में शादी, उनको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया गया है और इसमें उनको क्राइम बताया गया है। ठीक है? तो मैरिज नहीं इंक्लूड किया गया है, जो कि इस बिल का डिमेरिट बताया जा रहा है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें ध्यान में रखते हैं। अच्छा, आपको ये केस याद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था, नवतेज सिंह जौहर केसेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो कि 2018 में आया था। और इस केस के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया था। क्या जजमेंट दिया था? कि इट इज़ ओके टू हैव रिलेशन बिटवीन मेन एंड वीमेन एंड वीमेन, मतलब वीमेन वीमेन में और मेन मेन में रिलेशन होना, ये कॉमन सी बात है और इसे सोसाइटी में एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये बात रखी गई। और सेक्सुअल रिलेशन की जो बातें हैं, उसको भी पूरी तरह से इस बिल में एक्सेप्ट नहीं किया गया है। इस कंडीशन में धारा 377 की कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया है और इसलिए इस बिल को एक अधूरा बिल बताया जा रहा है। इसमें एडल्ट्री क्या होता है? एडल्ट्री मीन्स, एक अगर कोई मैरिड वीमेन जो है, अगर रिलेशनशिप किसी और से रखती है, तो उसे एक एडल्ट्री माना जाता है। तो उसको अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था, लेकिन इस बिल में इस बारे में कोई भी प्रोविज़न नहीं रखा गया है। तो इस बिल को इनकम्प्लीट बिल माना जा रहा है और पूरी तरह से सहमति नहीं मिल रही है। वहीं अगर हम टेक्नोलॉजिकल मीन की बात करें, तो कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो सोसाइटी में हो रही है, उसको इस बिल ने पूरी तरह से एक्सेप्ट किया है और आपने देखा ई-एविडेंस को भी एक्सेप्ट किया गया है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। अगर हम वेलकम स्टेप की बात करें, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविज़न रखा गया है। इसमें ये बताया गया कि कोई भी अगर पकड़ाता है, तो 24 घंटे के अंतर्गत उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। उसके अलावा आपने देखा कि पेटी केसेस यानी छोटे-मोटे केसेस में कम्युनिटी सर्विस को इंक्लूड किया गया है। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट है जो कि इस बिल में बताया गया है। तो आप मुझे बताएँ कि ये बिल आपको कैसा लगा? ये तीनों बिल आना चाहिए, या ये बिल एक्ट बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? कैसा है ये बिल? ये बता सकते हैं आप कम्युनिटी बॉक्स में, और जो भी डाउट है वो आप ज़रूर बताएँ। थैंक्स टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट। स्टडी विद रश्मि चैनल को जॉइन कर लें।